कि दिल्ली के आंदोलन का क्या होगा। आप इस गुरु परंपरा से जुड़े हुए हो, सरकार को इसका ज्ञान नहीं था कि ये जो किसान आया है ये किसान के साथ साथ संत भी है, ये किसान के साथ साथ महात्मा भी हैं, ये किसान के साथ साथ गुरुओं को मानने वाले भी हैं। सब मानते हैं वो अपने तरीके से, ये वही लोग हैं। और हमेशा टिकैत साहब ने कहा कि जिस दिन पंजाब साथ में आ जाएगा, उसके साथ में हरियाणा जुड़ेगा, जब ये दोनों साथ आएंगे तो इसके साथ में उत्तर प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्षेत्र जुड़ेगा। उन्होंने 35 साल किसान आंदोलन के लिए आंदोलन किए, किसानों के लिए किए, लेकिन ये सिस्टम नहीं बैठ पाया था। लेकिन उनके जाने के 10 साल बाद जो वो चाहते थे वो हुआ। पंजाब की जत्थेबंदी इकट्ठी हुई, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश साथ में लगा, राजस्थान का बहुत सा हिस्सा साथ लगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब इस आंदोलन के साथ में फिजिकल रूप से दिल्ली के अंदर जुड़े। कोई कम नहीं होता। 26 नवंबर, क्योंकि ये वैसे ही ज्योतिषी हैं, ये सत्ता के ज्योतिषी हैं कि सत्ता कैसे मिलेगी। किसी का कत्ल करके सत्ता मिल जाए तो ये कत्ल करवा सकते हैं, किसी को बहका कर सत्ता मिलेगी तो ये बहका कर सत्ता ले लेंगे, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा कर सत्ता मिलेगी। तो इस तरह की सरकारों का आज देश में वर्चस्व है। इनको झूठ बोलना पड़े तो ये झूठ बोलकर सत्ता पे काबिल हो जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि इनके पास में बहुत बहुमत आया, यहां के लोगों ने ये लगता था कि जो दूसरे वाली सरकार थी वो खराब है, उसको हटाओ। सब लोगों ने मदद करी, हटी, ये उनसे भी खतरनाक निकले। खतरनाक इससे निकले कि बहुत से लोग कहते होंगे ये बीजेपी की सरकार है। नहीं, अगर सरकार बीजेपी की होती तो वो बात सुनती। सरकार है मोदी की, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। उनके जो बड़े बड़े लीडर थे वे तो मकान के अंदर बंद हैं वे उन मकानों के अंदर। जो तरह के विचारक थे वे बंद हैं। जब 26 जनवरी को गया, 26 तारीख का जो 26 नवंबर में 26 नवंबर का जो अंक बैठता है वो अंक बैठता है 8 का। अब ध्यान से सुन लेना, वो अंक 8 का बैठता है। 8 का अंक ज्योतिषी के हिसाब से उनके लिए शुभ नहीं है, वो शनि का होता है। और इस आंदोलन में कभी आंदोलन ऊपर जाएगा, कभी ये नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, यही आप इसके घटनाक्रम देखते हैं। लेकिन जब इन्होंने हरकत की वो 26 जनवरी, ये 75वां गणतंत्र दिवस था। 26 जनवरी 75 का अंक बैठता है 7 और 2 9 का अंक बैठता है गुरु का। उनको ये नहीं ज्ञान था कि गुरु की परंपरा से जुड़े हुए लोगों को आप छेड़ने की कोशिश करोगे। ये सब गड़ाधारी लोग हैं, आपको गुरु का
आशीर्वाद इन लोगों के पास में है, आपको पटक पटक के मारेगा। ये सब कड़ाधारी है यहाँ पे, ये उनको क्या नहीं था, इनकी बख्शिश नहीं होगी, ये बख्शे नहीं जाएंगे। इन्होंने तिरंगे का कभी सम्मान नहीं किया इन्होंने, लोगों ने अपने वाले लोगों को लाल किले के ऊपर एक साजिश के तहत लेकर गए। जो रास्ते हमको दिए गए उन रास्तों पर बैरिकेडिंग करी गई। जब नवंबर में पंचायतें शुरू वहां पर हुई, उसके ठीक 1 महीने 20-25 दिन बाद में करीब 20 दिसंबर या उसके आसपास की बात हुई होगी, ये रिपोर्ट थी कि यह आंदोलन हटेगा, आप इस आंदोलन से हटो, इस आंदोलन में झगड़े होंगे। और ये जो सरदार पंजाब से आए, ये जो सरदार हैं, ये 2 घंटे में हट जाएंगे। तो कोई अहमियत सरकारों के दिमाग में नहीं है आप लोगों, हमें नहीं पता हमारा क्या होगा। ये सरकारों की पूरी पॉलिसी थी कि 1000 से 1500 लोग जब इस आंदोलन को हटाना पड़ेगा, इसमें मारे जाएंगे। इस आंदोलन में 1000 से 1500 लोग इस आंदोलन में मारे जाएंगे, ये सरकारों की रिपोर्ट थी। हमने 26 जनवरी से पहले बहुत से चैनलों पर कहा कि इस आंदोलन में हजारों लोग मारे जाएंगे, ये सरकारों की चाल है, ये खुफिया तंत्रों की रिपोर्टें हैं। उन्होंने बहुत सी चाल करी है, यहां पे बाहर के लोग आके हमला कर सकते हैं, यहां पे दूसरे लोग आएंगे। वे दूसरे लोग कोई और नहीं थे, वे दूसरे लोग थे जो 28 तारीख की आपने घटना देखी। वे वही लोग थे जो संघ और बीजेपी के लोग थे, जो पुलिस की वर्दी में भी थे, जो बगैर पुलिस की वर्दी में भी थे, वे वही लोग थे। और 8 मोर्चे तोड़ने के बाद में 9वां मोर्चा गाजीपुर बॉर्डर था। 8 मोर्चे उन्होंने तोड़े, बड़ौद का मोर्चा हटाया, उसके बाद में गुड़गांव से लगा के शाहजहांपुर बॉर्डर तक 4 मोर्चे हटाए। पलवल 2 मोर्चे उन्होंने नोएडा से हटाए, और वहां से भी कुछ लोग, गाजीपुर बॉर्डर से भी कुछ लोग आंदोलन को बीच में छोड़ के गए। जो लोग वहां से आंदोलन को बीच में छोड़ के गए, वे सरकार के साथ में मिलकर कल उन्होंने सिसोली में, जो टिकैत साहब का गांव है, उसमें मीटिंग करी। 40 लोग वहां से पूरे उससे इकट्ठा करके सिसोली में गए। बीजेपी के विधायक वहां पर कल गए। अब उनके साथ में मिलकर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि बीजेपी के लोगों के ऊपर आपस में टकराव हो, इनके हमले हो, वे साजिश अब दोबारा फिर रची जा रही है। तो हम ये चीजें इसलिए यहाँ पर बताने जरूर है क्योंकि ये सब किसान बिरादरी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, आप ये साजिशें रचेंगे। ये साजिशें अगर सरदार लोग होंगे तो उनको खालिस्तान नहीं बताएंगे, अगर मुसलमान होंगे तो पाकिस्तान नहीं बताएंगे, अगर पश्चिम के लोग होंगे, हरियाणा के लोग होंगे तो जाट का आंदोलन बताएंगे। और कुछ बात नहीं हुई तो ये छोटा किसान का बताएंगे, ये बड़े किसान में बांटेंगे, बाहर से फंडिंग का बताएंगे, ये तिरंगे का अपमान बताएंगे। हमने बहुत से चैनल पर पूछा कि तिरंगा 1995 से पहले जो नागपुर में आरएसएस का ऑफिस है, उन्होंने कभी अपने ऑफिस के ऊपर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा नहीं फहराया गया, जैसे भगवा झंडा फहराते। हमने कई चैनल से पूछा कि देश में कौन सा जो झंडा है वो बड़ा है, बहुत ने कहा कि तिरंगा। जबलपुर कोई हाई कोर्ट में वहां के मुख्यमंत्री ने भगवा झंडा फहराया, अपना आरएसएस का झंडा फहराया। राजस्थान की हाई कोर्ट के ऊपर उनके कार्यकर्ताओं ने भगवे झंडे फहराए। तो 2 हाई कोर्ट के ऊपर जो सरकारी बिल्डिंग होती थी
अपने झंडे फहराए। लाल किले का बहुत कहते हैं, लाल किले का झंडा जो तिरंगा नेशनल फ्लैग था किसी ने छुआ नहीं। एक धार्मिक ध्वज लगाने की क्या धाराएं होती हैं आप लगा दो। एक लोहे का खाली पाइप लगा हुआ है, उसमें कोई ध्वज लगा दिया, उसकी क्या धाराएं बनती है? क्या गांव का आदमी लाल किले के ऊपर तक जा सकता है? उन्हीं की पूरी चाल की लाल किले के ऊपर तक सीढ़ी कहां से जाती है, उनको ले जाया गया, बालकों को बहका के वहां तक छोड़ा गया, वापस ध्वज फरवाए गए। ये पूरा एक षड्यंत्र वहां पर था। 9 महीने में उनकी सब चाल खत्म हो गई। आज भी प्रधानमंत्री ने वहां से भाषण दिया और आज भी उन्होंने ये कहा कि हम तो छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करना चाहते हैं। हर ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे गोदाम बनाना चाहते हैं। गोदाम तो हमारे बहुत बने हैं, एफसीआई के गोदाम थे, सारे गोदाम अडानी को दे दिए गए। अब एफसीआई का एक भी गोदाम हिंदुस्तान में हमारे पास में नहीं है, सब गोदाम अडानी और अंबानी को दे दिए गए। ये चाहते हैं कि देश में अनाज पे अधिकार बड़ी बड़ी कंपनियों का हो, रोटी तिजोरी में बंद हो, देश का जो व्यापार है अब दूसरा व्यापार नहीं, भूख पे व्यापार होगा, भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होंगी। बड़ी बड़ी कंपनियां जो सरकारों को चलाने का काम करती है, उनके हाथ में देश के अनाज, उनके और जब किसान की फसल आएगी तो अनाज के रेट सस्ते होंगे, किसान से अनाज जाने के बाद में उसके रेट महंगे होंगे। 2 महीने अनाज सस्ता होगा और 10 महीने अनाज महंगा होगा, कोई नहीं बचेगा। बहुत से संस्थाएं देश की बिक चुकी है। बापूजी थे, मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूं, बोल रहे थे इसको आत्मनिर्भर बनाया आज में। आज ये अगर अनाज बेचने जाता है तो 8-8 दिन तक इसकी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाइन में खड़ी रहेगी। ये 40, 50 और 100 क्विंटल अनाज अपना नहीं बेच सकता, धान और कणक नहीं बेच सकता, लेकिन व्यापारी 10,000 क्विंटल कणक आपसे सस्ते में खरीद के एमएसपी के ऊपर बेचता है। आपसे लगा इस्तेमाल वहां के व्यापारियों ने किया, मिलर्स ने किया, वहां के दलाल ने किया। सिम कार्ड खरीदे, एक फोन से रजिस्ट्रेशन कराया, अभी करूंगा फिर ही होगा, उस पर ओटीपी नंबर आया, सिम को बंद कर दिया गया। ओटीपी नंबर आते ही किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ और गेहूं और धान की खरीद हुई। जो धान मंसूरी धान तो यहाँ पे पैदा भी नहीं होता। ने कहा कि हम 2022 में आमदनी दुगनी करेंगे। ठीक है, मान लिया आपकी बात। जनवरी के बाद में कोई भी किसान अपनी फसल बेचेगा, उसका रेट दुगना चाहिए। 7 साल से जनता का बेवकूफ बनाओगे। 2022 आ गया, आपके लोग आएंगे गांव में, उनसे गांव में क्वेश्चन 650 चाहिए। धान का रेट 1850 है तो उसका 3600-3700 रुपये बनता है, वो चाहिए। गेहूं का 2000 रुपये का रेट है तो 4041 रुपये पर क्विंटल चाहिए। मूंग का 14,600 रुपये क्विंटल चाहिए। चने का 10,000 रुपये क्विंटल चाहिए। यही क्वेश्चन से जरूर करना सब लोग आएंगे आपके बीच में लोग। जमीन अगर उत्तराखंड के हमारे पूर्वज यहाँ पे आन के और जंगलों की जमीन तोड़ के एक पीढ़ी हमारी यहाँ पे उसमें खत्म हुई, आज ये जंगल, उनको जो मैदान पूरे दिखते हैं, हरे भरे खेत दिखते हैं, ये लगता है कि ये यहाँ की सरकार ने 1 साल करके उनको दी। ये उन्होंने नहीं दी। हमारी 1 और 2 पीढ़ियां जो हमारे बुजुर्गवार थे, जब मशीनरी भी नहीं थी, अपने हाथों से वे जड़े निकाल के मशरूम से लड़के इस जमीन को इकसार करके, इस जमीन को जो बंजर जमीन थी उसको उपजाऊ बनाया। आज अनाज पैदा होने लगे तो आज जमीनों पर
ये वही क्रांतिकारी क्षेत्र है जो एस्कॉर्ट फार्म में आंदोलन के माध्यम से यहाँ पे समझौते हुए थे। बहुत से 20 गांव की जमीन यहाँ पे है, उसका आरोप चल रहा है। अगर वो 20 गांव की जमीन जाएगी तो बहुत से किसानों की जमीन जाएगी। बड़ा षड्यंत्र है किसान की जमीन को लूटने का। अब लड़ाई बड़ी होगी सरकार से। या जमीन रहेंगे, गुजरात के रहने वाले उसी गांव के लोग जो आम की खेती करते थे वो नुकसान में थे। वो कौन सा फार्मूला, कौन सा मैथ का टीचर है, उससे जरा मिलवा दें किसानों को भी। बड़ी बड़ी कंपनियां देश में खेती करेंगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से। वे आएंगी आज अगर यहाँ पे 40,000 रुपए एकड़ का रेट है तो वे आएंगे आपके बीच में कहेंगे हम 60,000 रुपए देंगे। मजदूर हो और मजदूर मिलेगा गांव से, खेत से मजदूर जब हटेगा उसकी खेती जाएगी तो फैक्ट्री में काम करेगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी। जमीनों के अंदर ठेके पे गई हुई कंपनी की जमीन इसमें केमिकल डाल देगी। इस जमीन को 30 से 50 साल में पूरे देश की जमीन को बर्बाद करेगी। यहाँ पे 1 किलो अनाज भी पैदा नहीं होगा, ये उनका टारगेट है। यहाँ पे अनाज बाहर से आएगा, यहाँ सिर्फ मजदूर रहेगा, जनसंख्या उस टाइम तक बढ़ जाएगी, चाहिएगा वो बाहर से आएगा, यहाँ का बड़ा सा सामान बाहर जाएगा। सिर्फ ये देश कॉलोनी बनकर रहेगा, मजदूर की कॉलोनियां। आंदोलन आप कर सकते हो। आने वाली जनरेशन क्योंकि खेती में नुकसान है, वो खेती से अलग हट रही है, रोजगार उनके पास में है नहीं, वो हट रहे हैं इससे। आपको जो नौजवान साथी है उनको अपने रोजगार इसी जमीन में तलाश, और पूरे देश की आस्था इस संयुक्त मोर्चे में है, थी और रहेगी। 550 से ज्यादा किसान संगठन है देश में, उनका एक संयुक्त मोर्चा है, उसके 40 लीडर हैं, इनकी जत्थेबंदी है सबकी। उसके बाद में 9 लोग की जत्थेबंदी है। और हमने बार बार कहा कि हमारा मंच भी सीनो बॉर्डर है, और हमारे ना हम पंच बदलेंगे ना हम मंच बदलेंगे। जो भी फैसला होगा हमारे पंच करेंगे। यहाँ पे बड़ा योगदान गुरुद्वारों का रहा है, एक आस्था। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।